यह कहानी है पूरनपुर गांव की, जो इतना खूबसूरत था कि बस लोग देखते ही रह जाते थे। वहाँ के लोग भी बहुत सरल और सादे थे, लेकिन उस गांव में एक हवेली थी जिसके पास जाने से लोग कतराते थे, क्योंकि वहाँ वो थी। लगता था है बारिश शुरू हो रही है। अरे जल्दी जल्दी चल स्वामी। हाँ हाँ चल रहा हूँ, लेकिन तू ये हवेली की तरफ क्यों ले जा रहा है भाई? अरे ये छोटा रास्ता है ना। हाँ ये बात तो है, चल जल्दी चल। लेकिन जैसे ही वो लोग हवेली के पास पहुंचे तो बारिश बहुत तेज हो गई और ओले भी गिरने लगे। भगवान, ओले गिरने लगे! अरे भैया मेरा तो सिर ही फूट जाएगा इन ओलों से। हाँ अरे जल्दी कोई छत ढूंढो। अरे अरे सामने वो हवेली है ना, इसमें चलते हैं, चल। अरे नहीं भैया, उस हवेली में मत जा। अरे तुझे रुकना है तो रुक, लेकिन मैं जा रहा हूँ अंदर, मुझे चोट खाने का कोई शौक नहीं है, समझा। और फिर उन्होंने नजर घुमाकर हवेली को देखा। हवेली इतनी पुरानी थी कि जितना पुराना गांव, लेकिन पुरानी होने के बावजूद वो जर्जर नहीं हुई। लेकिन हाँ डरावनी जरूर थी। अरे यार, बारिश के चक्कर में हम कहाँ आकर रुक गए हैं। जल्दी बारिश रुके तो हम यहाँ से भागें। अरे भाई ये आवाज़ किसकी है? कौन सी आवाज़? हे भाई मजाक मत करो। मैं कौन आ गया? ये कौन आ गया? ये कौन आ गया? उन लोगों ने घूम कर देखा तो हवेली के एक कोने में अजीब सी बुढ़िया बैठी थी, जिसके सफ़ेद बाल खुले हुए थे और वो कुछ बड़बड़ा रही थी। दोनों डर से कांप उठे और फौरन बाहर भागे। अभी भी ओले गिर रहे थे, लेकिन इस बार ओलों की चोट खाते हुए वे अपने घर की तरफ भाग गए। हे भैया राम, हे भैया, लोग सही कहते हैं सोनी। अरे वहाँ कुछ है भैया। हे भैया मैं तो कसम खाता हूँ अब वहाँ उस तरफ नहीं जाऊँगा। पूरनपुर गांव में कुछ दिन बाद एक अजीब घटना हुई। गांव में 4 नए लोग पहुँचे, एक नौजवान जोड़ी के साथ। 2 नौजवान लड़की और भाई, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कौन है और इस गांव में कैसे आना हुआ? नमस्ते, मेरा नाम राजीव है, यह मेरी पत्नी रिया और मेरे भाई हैं रमन और प्रेम। यहाँ हम अपनी हवेली को बेचने आए हैं, जो गांव में पूर्व में है। हाँ हवेली है भैया। कौन सी हवेली? वो जो बरगद के पेड़ के पास वाली, वही ना? हाँ हाँ वो हमारे दादाजी की है। अब हम उसे बेचना चाहते हैं। ये सुनकर मुखिया हैरान हो गया और गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। सब फुसफुसाने लगी। तभी मुखिया सीरियस होकर बोला, बेटा वो हवेली आज भी गांव के डर का कारण है। वहाँ एक बुढ़िया दिखती है अजीब सी, कोई नहीं जानता कि वो असली है या आत्मा, कोई भूत पता नहीं, या फिर हमारा वहम है। गांव में ऐसी अफवाहें आम होती हैं, हमने भी शहर में ऐसे किस्से खूब सुने हैं। अगर वहाँ कोई बुढ़िया होती तो अब तक किसी ने एक वीडियो बना लिया होता ना। मैं तो वहीं की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर डालूंगी। कौन डरता है भूत से? हम सब आज ही हवेली में जाकर देखेंगे और कल ही उसके कागज फाइनल कर लेंगे। रामू और स्वामी भी वहाँ खड़े थे, दोनों की आंखों में डर था, लेकिन आखिर वो बोल ही पड़े, भाई साहब मत जाइए, हमने अपनी आंखों से भी देखा है इसे। वो औरत इंसान नहीं लगती। हाँ उसके पास जाने से जान पे बनती है। हाँ बता रहा, अगर वो हवेली मेरी नहीं है तो मुझे देखनी चाहिए ना कि उसमें क्या है। ये कहकर वो चारों हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचे, सबने उसे निहारा। हवेली पुरानी जरूर थी, लेकिन उसकी दीवारों पर एक अजीब किस्म की चमक थी। आओ हवेली, यह किसी राजमहल जैसी लगती है। इतनी मजबूत दीवारें भव्य हैं, या ये बेचेंगे तो करोड़ों मिलेंगे। चलो अंदर चलते हैं, मैं तो इसका वीडियो बना रहा हूँ। वैसे ही वो अंदर उसे एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो, लेकिन चारों ने नजर अंदाज कर दिया। अंदर का हॉल अब भी चमक रहा था, जैसे समय से उसे छुआ ही ना हो। राजीव वहां खड़ा होकर बोला, सोचा यार इतने बड़े हॉल में लोग कैसे रहते होंगे। सीरियस वाट, लेकिन यह में आवाज़ कैसी है कि कौन आ गया? ये कौन आ गया? ये कौन आ गया? कोई बोल रहा है शायद। चलो उस तरफ चलते हैं।
देखती हूँ कौन इतनी एक्टिंग कर रहा है। चारों उस कोने की ओर बढ़ी लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। तभी चमगादड़ों का एक झुंड छत से निकला। रिया चीख पड़ी, अरे पाप, ये साहब अरे भाई भागो, हे भगवान, ये हवेली तो जंगल हो रखी है। अफवाहों का भूत और असली जानवरों का आतंक। राजीव, रिया, रमन और प्रेम हवेली के सुंदर और रहस्यमय माहौल से प्रभावित होकर वहां से निकलने ही वाले थे कि अचानक हवेली के अंदर एक अंधेरे कोने में कुछ हिलता डुलता दिखा। सभी की निगाहें उस कोने की ओर मुड़ी। वहां एक औरत बैठी थी, उस हवेली की वही रहस्यमय बुढ़िया जिसकी बातें गांव वाले करते थे। खुले बाल, सिलवटों वाली त्वचा और पथराई आंखें। वो देखो, वहाँ कोई है। अच्छा, चल देखते हैं। ये वही बुढ़िया लगती है। नहीं यार, अब जब सामने दिख रही है तो मैं इससे बात करनी चाहिए। प्रिया साहस करके धीरे धीरे उस बुढ़िया के पास गई। जैसे ही वो पास पहुंची, बुढ़िया अचानक कांपती हुई खड़ी हो गई। आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? तुम लोग क्यों आए हो? यहाँ क्यों आए हो? यहाँ क्यों आए हो? नहीं आना था। फिर तुम क्यों आए हो? हम इस हवेली को बेचने आए हैं। ये हमारे दादा की हवेली है और अब मैं खजाने की रखवाली कर रही हूँ। खजाना? हाँ, बहुत साल पहले मैंने इस हवेली में खजाना छुपाया था, पर अब याद नहीं कहाँ रखा है, कहाँ दफना दिया, समझ नहीं आता। बुढ़िया के खजाना शब्द ने चारों के मन में एक साथ बिजली की तरह लालच जाग उठा। उनकी आंखों में अब हवेली की कीमत से ज्यादा उस अदृश्य खजाने की चमक तैरने लगी। अगर ये खजाने की बात सच हुई तो हम करोड़पति बन सकते हैं भाई, और जब खजाना मिल जाए तो इस बुढ़िया को यहाँ से निकाल फेंकेंगे। डराने के लिए अलावा करते क्या हैं ये? बिल्कुल भाई, पहले मिठास फिर लाद। चलो खजाना ढूंढना शुरू करते हैं। अम्मा, वो खजाना कहाँ है? क्या पता। वो सब लोग पूरी हवेली में खजाना ढूंढ लगे। बुढ़िया भी दीवारों को थपथपाती, जमीन को सूंघती, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन 4 घंटे तक पूरी हवेली छान लिया, कुछ नहीं मिला। अब तो रात होने वाली है, कुछ नहीं मिला। शायद ये औरत पागल है। हम कल फिर आएंगे। अब तक या आप याद करने की कोशिश करना कि वो खजाना कहाँ है। चारों लोग गांव वापस आ गए। गांव वालों को जब ये पता चला कि उन्होंने बुढ़िया से बात की और खजाने की बात सुनी, तो पूरा गांव भौचक्का रह गया। क्या तुमने उससे बात की? उसने सच में खजाने की बात कही? हम बरसों से डरते आए हैं उस हवेली से, और तुम लोग खजाना ढूंढ रहे हो। अगर सच में खजाना हुआ तो हम सबको फायदा होगा। फिर कल चलो हमारे साथ। अगर कोई खजाना मिला तो हिस्सा मिलेगा। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, लेकिन हिस्सा शब्द सुनकर उनकी आंखों में चमक आ गई। अगले दिन राजीव, रमन, प्रेम और रिया के साथ गांव के 101 लोग भी हवेली पहुंचे। वो देखो भाई, वही बुढ़िया है। भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं वहाँ वापस आ गया। चल सब आज इस हवेली को कोना कोना उलट पलट डालो। लोगों ने हवेली के हर कोने को अच्छी तरह देखा, यहाँ तक कि बाहर बगीचे में खुदाई शुरू कर दी। कुछ घंटे बीत गए, कुछ नहीं मिला। तभी रामू की नज़र हवेली के पिछले हिस्से पर गई, जहाँ छत का हिस्सा टूट कर गिर गया था। अरे ओ भैया, इधर आओ, यहाँ कुछ है शायद। ये मलबा हटाओ, इसके नीचे कुछ है। सबने मिलकर मलबा हटाया और नीचे एक पुराना पत्थर निकला जो जमीन से अलग दिख रहा था। जैसे ही उसे हटाया गया, नीचे सीढ़ियाँ दिखाई दी, एक तहखाने की ओर जाने वाली। तहखाना, ये बिल्कुल फिल्मी सीन बन गया। चलो अंदर। ये वो लोग बारी बारी तहखाने में उतरे। तहखाने में छुप अंधेरा, सीलन भरी हवा और मकड़ी के जाले। सबने अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर जगह जगह टटोला। तभी रमन की नज़र एक लोहे के पुराने संदूक पर पड़ी। लोग इधर आओ, यहाँ कुछ मिला है। एक संदूक दिया है, जल्दी से निकालो। संदूक भारी था, लेकिन गांव वालों की मदद से बाहर ले आया गया। जैसे ही बुढ़िया ने उसे खोला, वो पागलों की तरह झूमने लगी। फिर मिल गया मेरा खजाना, मिल गया मेरा खजाना, हाँ मेरा खजाना। चारों लोग एक्साइटेड हो गए। अब उन्होंने फटाफट संदूक खोला, लेकिन उसके अंदर जो था वो देखकर सबकी रूह कांप गई। ये क्या? ये तो एक किसी बच्चे का कंकाल है। चारों तुरंत पीछे हट गए, लेकिन बुढ़िया संदूक को पकड़ कर बैठ गई और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। ये क्या है? तुमने तो कहा था खजाना है। जवाब दो, ये क्या है? बताती हूँ, सारा सच बताती हूँ। बुढ़िया ने बताना शुरू किया कि उसका नाम गौरी था। एक समय में जवान, सुंदर और भोली वाली गौरी अपने पति और सास ससुर के साथ हवेली में रहती थी। पर किसे पता था कि जिस घर में वो स्वर्ग समझती थी, वो एक दिन उसका नर्क बन जाएगा।
बाबूजी वो आपकी बहू माँ बन गई, देखिए बेटी हुई, कितनी सुंदर है ना। क्या कहा बेटी, तुझे शर्म नहीं आती? हमारे खानदान में बेटी नहीं होती, बेटा चाहिए था। मुझे तो इससे बात भी नहीं करनी। निकम्मी औरत। गौरी के पति ने बेटी तो गोद में ना लिया, कभी उसकी शक्ल देखी। बच्ची के जन्म के साथ ही मानो हवेली का हर कोना ठंडा और बेरंग हो गया। गौरी अकेले पड़ गई, अपनी नन्ही जान को सीने से लगाकर हर दिन अपमान और तानों से लड़ती। बाबा मैं क्या करूं, मुझे बेटा चाहिए, कोई उपाय बताओ। उपाय? बेटी की बलि चढ़ाओ, रक्त की आग में पुत्र की राख से जन्म होगा। उसने बिना कुछ सोचे तांत्रिक की बात मान ली। एक रात हवेली के तहखाने में जहाँ अंधेरा रहता था, वहीं उसने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। उसके साथ उसका ससुर और 2 नौकर भी थे। सबने देखा लेकिन सब चुप थे। उधर गौरी की आँख खुली तो बच्ची को ना तो देख कर तड़प उठी। मेरी बच्ची कहाँ है? वो तो मेरे साथ थी। गौरी उस हर जगह ढूंढती, आखिरकार तहखाने की ओर भागी। वहाँ का नज़ारा देख चीख पड़ी, नहीं ये क्या कर दिया हमने? बच्ची गौरी पागल हो गई। उसके भीतर की माँ जग उठी। उसी तहखाने में पड़ा एक बड़ा चाकू उठाया और एक एक करके सबका खात्मा कर दिया। मेरी बच्ची के खून से कोई बेटा नहीं मिलेगा तुझे, सिर्फ अभिशाप मिल लगेगा तुझे। सब मारे गए और गौरी वहीं तहखाने में अपनी मरी हुई बच्ची की लाश को सीने से लगाए घंटों बैठी रही। शायद कई दिन और कई दिन। एक दिन उसने नन्ही लाश को एक संदूक में बंद किया, जैसे वो कोई खजाना हो। सो जा मेरी रानी, अब कोई तुझे नहीं छीन सकेगा, तू अनमोल खजाना है। वो संदूक लेकर वहीं तहखाने में बैठी रही। वक्त के साथ सब बदल गया। हवेली सुनसान हो गई और जब वो एक दिन ऊपर आई तो छत का एक हिस्सा गिर पड़ा। तहखाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। गौरी ऊपर रह गई और संदूक नीचे छुप गया। यादें धुंधली हो गई पर उसका पागलपन वही रहा। गौरी की आंखों में आंसू झर रहे थे। सामने बैठे राजीव प्रिया रमन और प्रेम सन्न थे, जैसे किसी ने उनकी जुबान छीन ली हो। ये सब सच है? हाँ, यह मेरा खजाना है, मेरी बेटी, मेरी जान, मेरी दुनिया। पागल औरत, यह खजाना है, हड्डियाँ और सड़ती यादें हैं। राजीव को संदूक को लात मारकर दूर फेंक देता है। यह देखकर उस बुढ़िया को बहुत तेज गुस्सा आ गया। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी, नहीं यह मेरी बच्ची है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को लात मारने की? वो पागल हुई औरत अब उस संदूक को गोद में लेकर हवेली के अंदर की ओर भागी। उसकी चीखें हवेली की दीवारों से टकरा कर लौट रही थी। मेरा खजाना, मेरी बेटी, मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अरे अब बहुत हो गया, पागल औरत ने दिमाग खराब कर दिया, इसको निकालो यहाँ से, फिर इस हवेली को बीच डालते हैं। चलो। हाँ यार, खजाना तो निकला नहीं, अब हवेली बेचेंगे। चलो। सबने सोचा कि किसी भी तरह बुढ़िया को पकड़कर बाहर फेंक देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह इतना भी आसान नहीं होगा। वो लोग हवेली के अंदर की तरफ जाते हैं तो अचानक राजीव फर्श पर बिछे कालीन पर पैर रखता है और गड्ढे में गिर जाता है जो कालीन से ढका था। राजीव, कहाँ गए तुम? ये क्या हो रहा है? ये सब उस पागल औरत का जाल है। अरे भागो यहाँ से भैया। रिया और एक कमरे में भागती है, लेकिन वहाँ का दरवाज़ा बंद हो जाता है और अंदर से सैकड़ों चूहे निकल आते हैं। रिया की चीखने लगती है। उधर प्रेम जैसे तैसे भागता है, लेकिन गलियारे में फिसल जाता है क्योंकि फर्श पर तेल फैला हुआ था। तुम लोग मेरा खजाना नहीं छीन सकते। बुढ़िया अपने बिछाए जालों से बहुत खुश थी, पर उसी समय गांव के और लोग भी वहां पहुंचे। उन्होंने सब कुछ देखा और एक साथ मिलकर बुढ़िया को पकड़ने की कोशिश की। अरे अब बस, तुमने बहुत डर फैला लिया है, अब तुम्हें रुकना होगा। बहुत संघर्ष के बाद बुढ़िया को पकड़ लिया गया। राजीव उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं पुलिस बुलाता हूँ। हाँ, ये औरत पागल है, हमें मारना चाहती है। पुलिस जल्दी ही पहुँच गई। सर, हम तो ये हवेली बेचने आए थे, ये औरत हम पर हमला कर रही थी। पागल है सर ये? हाँ, मैं पागल हूँ, लेकिन ये हवेली मेरी है, मेरे खून से सींची गई है। तुम लोग इसे अपना कहते हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? पुलिस को बुढ़िया की बात सही लगी, इसलिए उन्होंने उनसे कागज मांगे, सबूत मांगे, लेकिन चारों लोगों के पास कुछ नहीं था, ना कोई दस्तावेज, ना कोई अधिकार। गांव वाले भी अब शंका से भर उठे। राजीव, बताओ इस हवेली का इतिहास क्या है? बोलो। वो हम तो बस, अरे वो क्या क्या कर रहे हो? हम करके
तूने बुलाया ना, लेकिन अब लग रहा है कि तेरा झूठ पकड़ में आ चुका है। अब चुपचाप सच बोल दो वरना सीधे जेल में जाएंगे। हाँ, हम अपनी हवेली पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे ताकि उसे ऑर्नेट बेचकर पैसे कमा सकें। हमें किसी ने यहाँ के बारे में बताया था, तो हमने सोचा कि गाँव वालों को बेवकूफ़ बनाकर अपना काम निकाल लेंगे। हमें माफ़ कर दीजिए। हाँ, माफ़ी ज़रूर मिलेगी ना माफ़ी। चलो सीधे थाने चलो, वहीं करेंगे तुम सब को माफ़। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया और फिर रामू आगे आया। उसने सबको देखा और बोला, इतनी बड़ी कहानी हो गई, हमें आज पता चल रहा। देखो भैया गाँव वालों, मुझे लगता है कि हमें इस बच्ची को जो अंतिम संस्कार करना चाहिए। ज़रूरी है भैया। हमने सबने मिलकर उस बच्ची की अस्थियों का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। बुढ़िया फूट फूट कर रोती रही। उसकी सालों की पीड़ा अब बह रही थी। उसके बाद पुलिस ने बुढ़िया को एक मानसिक चिकित्सालय भेज दिया। पर कहानी यही नहीं खत्म हुई। गांव वालों ने उस हवेली को एक बालिका विद्यालय में बदल दिया। बाहर एक पट्टिका लगी जिस पर था गौरी कन्या विद्यालय, एक माँ की याद में। धन्यवाद।